जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी सिर्फ डिस्कंफर्ट नहीं बल्कि मौत बन चुकी है। जहां एक सिंपल वॉक पर निकलना लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। जहां शेयर एक ओवन बन जाए, इंसान को भस्म कर दे, और जहां एक छोटा सा मच्छर पूरे प्लेनेट को हॉस्टेज बना दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है हमारा आज की रियलिटी। दोस्तों, हीट लाइफ एंड डेथ ऑन द सोर्स प्लैनेट, जेफ गॉडेल की वो किताब है जो क्लाइमेट चेंज को सिर्फ ग्रेप्स डेट का रूप में नहीं दिखाती बल्कि कहानियों के जरिए फील करवाती है। हर चैप्टर एक थ्रिल्स की तरह है। तो दोस्तों, इस ऑडियो को पूरा सुने और आपको काफी ज्यादा मजे आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। Chapter 1, A Cautionary Tale. अगस्त 2021, कैलिफोर्निया के सियरा नवाडा फुटहिल्स। एक छोटी सी फैमिली, जोनाथन गैरिश, उनकी वाइफ एलन चंग, 1 साल की प्यारी बेटी मीजू और उनका डॉग ऑस्की, अपने घर से निकले एक नॉर्मल सी संडे हाइक के लिए। घर के पास ही एक ट्रेल था, हितेश कोव। उन्हें लगा बस कुछ घंटे का वॉक होगा, नेचर के बीच फैमिली टाइम मिलेगा। वेदर गर्म था, लेकिन सुबह सुबह उन्हें लगा मैनेजेबल है। फोन ऐप्स से राउट मैप कर लिया, पानी का पैक लिया, बेबी कैरियर लिया और निकले। सुबह 7:30 बजे उनकी कार ट्रेल हेड पर पार्क होती है। सेल्फी भी ली गई, मुस्कान, एक्साइटमेंट और एक एडवेंचर का एहसास। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी फैमिली फोटो होगा। ट्रेल शुरू में इजी थी, 3 किलोमीटर नीचे नदी तक गए, वहां एक और सेल्फी। अभी तक सब ठीक। लेकिन फिर उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट की, एक ऐसी स्लोप जो बिल्कुल खुली थी, बिना शेड के, और दोपहर की धूप उस वक्त स्टील की तरह तप रही थी। 11 बजे के आसपास टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के करीब था। और फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। एलन और जॉनथन के पास लिमिटेड वाटर था। बेबी मीजू गर्म हो रही थी, डॉग ऑस्की भी स्ट्रगल कर रहा था। पसीना बह रहा था, दिल तेज धड़क रहा था, और उनके शरीर एक इनविजिबल एनिमी हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे थे। हीट स्ट्रोक एक खामोश कातिल है। पहले डिजीनेस, फिर कंफ्यूजन, फिर ऑर्गन्स बंद होने लगते हैं, सेल्स लिटरली पिघलने लगते हैं, प्रोटीन्स अनफोल्ड हो जाते हैं और इंसान अंदर से गिरता चला जाता है। 11:56 पर जॉनथन ने डेस्परेट होकर फोन निकाला, एक टेक्स्ट भेजने की कोशिश की। हेल्प, सैवेज लंडी ट्रेल, नो वाटर, ओवरहीटिंग विद बेबी। मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। उन्होंने 5 बार कॉल ट्राई किया, पर माउंटेन्स में सिग्नल कहाँ मिलता है। फिर कुछ ही देर बाद उनका शरीर हिम्मत हार गया। जॉनथन बैठ गया पथ पर, उसके पास बेबी और डॉग। एलन ने लास्ट अटेम्प्ट किया, ट्रेल छोड़कर सीधा पहाड़ चढ़ने लगी, शायद गाड़ी तक पहुंच जाए। लेकिन उसकी भी बॉडी ने जवाब दे दिया। अगली सुबह रेस्क्यू टीम ने सबको डेड पाया। नो फाउल प्ले, नो एक्सीडेंट, सिर्फ गर्मी। पुलिस ने जब रिपोर्ट लिखी, सबने एक ही बात रियलाइज की, हीट ने इस फैमिली को मारा। ये कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है। हम अक्सर सोचते हैं गर्मी सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा एसी चला लो, पानी पी लो, लेकिन रियलिटी ये है, एक्सट्रीम हीट एक बायोलॉजिकल वेपन है। यंग हो या ओल्ड, फिट हो या वीक, अगर शरीर ज्यादा गर्म हो गया तो सर्वाइवल मुश्किल है। एक एक्सपर्ट कहते हैं, प्यास और पसीना तुम्हारी बॉडी का सिग्नल है। अगर इग्नोर किया तो हीट तुम्हें धोखा देते हुए आखिरी सांस तक ले जाएगी। सोचने वाली बात है, एक मॉडर्न फैमिली, टेक सैवी, एजुकेटेड, अपनी ही ट्रेल पर एकदम हेल्पलेस हो गई, सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि उन्होंने हीट को अंडर एस्टिमेट किया। और ये चैप्टर हम सबको एक सबक देता है कि फ्यूचर में जब प्लैनेट और ज्यादा गर्म होगा तो ऐसे कॉशनरी टेल्स सिर्फ एक्सेप्शंस नहीं रहेंगे, वो कॉमन रियलिटी बन जाएंगे। दिस इज द एनाटमी ऑफ अ क्राइम सीन, जहां मर्डरर हमेशा छुप के जीत जाता है। चैप्टर 5, एनाटमी ऑफ अ क्राइम सीन। सोचो, एक क्राइम सीन, सायरन बज रही है, एम्बुलेंस आ रही है, बॉडीज मिल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, मर्डरर कौन है? ना कोई गनशॉट, ना कोई नाइफ, ना पॉइजन, और फिर भी लाशें गिरती जा रही हैं। ये किलर है हीट, और उसकी एक खासियत है, ये कभी सबूत नहीं छोड़ता। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में लिखा होता है हार्ट अटैक,
स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन असल में विक्टिम गर्मी से मारा गया था। हीट वेव एक सीरियल किलर है जो अपना नाम डेथ सर्टिफिकेट पर कभी लिखने नहीं देता। एक रिसर्च कहता है 2019 में 4.8 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ एक्सट्रीम हीट से मरे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये नंबर्स काफी कम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हीट का क्राइम सटल है। जैसे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, हीट बॉडी के अंदर एक चेन रिएक्शन चलाती है, ब्लड थिकन हो जाता है, हार्ट ज्यादा काम करता है, ऑर्गन्स कोलैप्स करते हैं, बाहर से कुछ नजर नहीं आता, अंदर से सब टूट जाता है। सबसे पहले मरने वाले कौन होते हैं? एल्डरली जो अकेले रहते हैं, मजदूर जो धूप में काम करते हैं, या फिर वो गरीब जिनके पास एसी चलाने के पैसे नहीं। हीट एक प्रेडेटर है जो अपने विक्टिम्स केयरफुली चूज करती है। और क्राइम सीन सिर्फ हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं, शहर के गर्म अपार्टमेंट्स, टिन के छत वाले घर, क्राउडेड स्लम्स, ये सब उसके हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं। और सोचो, फ्यूचर में ये किलर और ज्यादा पावरफुल होगा। जितना क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा उतना हीट का क्राइम स्प्री फैलता जाएगा। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है, हम अभी भी इस किलर को लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं गर्मी तो हर साल आती है, पर असली सवाल यह है, क्या हम समझ पा रहे हैं कि हीट एक इनविजिबल सीरियल किलर है जो हम सबकी लिस्ट बना चुका है। दिस इज द एनाटमी ऑफ अ क्राइम सीन, जहां मर्डरर हमेशा छुप के जीत जाता है। चैप्टर 6, मैजिक वैली। कैलिफोर्निया की एक जगह है सैन जोआकिन वैली। बहुत लोग इसे मैजिक वैली कहते हैं क्योंकि ये जमीन दुनिया के सबसे फर्टाइल और प्रोडक्टिव फार्मिंग लैंड्स में से एक है। यहां से अमेरिका को दूध, फल, सब्जी, आमंड्स सब कुछ मिलता है। एक तरह से ये रीजन एक फूड फैक्ट्री है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हीट और ड्राउट। गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है। फार्मर्स को लगता था कि टेक्नोलॉजी और इरिगेशन सिस्टम्स उन्हें बचा लेंगे, लेकिन अब रियलिटी अलग है। पानी के रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और क्रॉप्स एक्सट्रीम हीट को टॉलरेट नहीं कर पा रही। कुछ फार्मर्स हाईटेक सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे सीड्स बनाए जा रहे हैं जो ज्यादा हीट टॉलरेट कर सकें। लेकिन सबके पास ये लग्जरी नहीं है। छोटे किसान जो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। और एक और आयरनी है, जब क्रॉप्स हीट से फेल होते हैं तो फार्मर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, और ज्यादा ग्राउंड वाटर पंप करना। लेकिन जितना ज्यादा पंप करते हैं, एक्विफर्स उतनी फास्ट ड्राई होते जा रहे हैं। मतलब आज का सॉल्यूशन कल का डिजास्टर बन जाता है। और ये सिर्फ कैलिफोर्निया की कहानी नहीं है। मैक्सिको, इंडिया, अफ्रीका, हर जगह फार्मिंग और हीट की लड़ाई चल रही है। ये मैजिक वैली एक मेटाफर बन जाता है, दिखाता है कि जब क्लाइमेट और एग्रीकल्चर टकराते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो हमारा खाना उगाते हैं। सोचो, अगर दुनिया का फूड बास्केट ही गरम तंदूर बन जाए तो फ्यूचर में रोटी, चावल और सब्जी लग्जरी बन जाएंगे और हंगर एक नई पैंडेमिक बन जाएगी। मैजिक वैली एक चेतावनी है। अगर फार्मिंग को क्लाइमेट के साथ अडैप्ट नहीं किया तो खाना भी हमारे लिए एक बैटलफील्ड बन जाएगा। चैप्टर 7, द ब्लॉब। पैसिफिक ओशन के ऊपर एक अजीब सी चीज पैदा हुई। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया द ब्लॉब। ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई एलियन, बल्कि एक बड़ा सा गर्म पानी का धब्बा जो 2013-2015 के बीच में अलास्का से कैलिफोर्निया तक फैल गया। समुद्र हमारे प्लैनेट का नेचुरल एसी है, लेकिन जब ओशन की सरफेस अनयूजुअल तरीके से गर्म हो जाए तो पूरी मरीन लाइफ की चेन हिल जाती है। इसी ब्लॉब के वजह से सर्द कोल्ड वाटर फिशेस मरने लगीं, प्लैंकटन डिसअपीयर हो गए और बर्ड्स जो उन पर डिपेंड करते थे भूख से आसमान से गिरने लगे। एक जगह पर हजारों सी लायंस अपने बच्चों को छोड़कर मर गए क्योंकि उन्हें खाना ही नहीं मिला। क्रैब फिशरीज कोलैप्स हो गईं और कोस्टल टाउन्स जहां लोगों की रोजी रोटी फिशिंग थी, उनके लिए ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया। साइंटिस्ट्स को यह समझने में टाइम लगा, लेकिन अब क्लियर है, क्लाइमेट चेंज ने ओशंस का थर्मोस्टैट तोड़ दिया है।
ओशंस हर सेकंड 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं। रिजल्ट, ऐसे ब्लॉब्स और भी बनेंगे और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और ब्लॉब का एक और डार्क साइड है। जब पानी गर्म होता है तो टॉक्सिन्स और एल्गल ब्लूम्स ज्यादा फास्ट स्प्रेड होते हैं, मतलब सी फूड भी पॉइजनस बन सकता है। तो सोचो, एक तरफ सी क्रीचर्स मर रहे हैं, दूसरी तरफ इंसान भी पॉइजन फूड खाकर रिस्क में है। ब्लॉब एक वार्निंग थी, दिखाता है कि हीट सिर्फ जमीन को नहीं, समुद्र को भी तोड़ रही है। और अगर समुद्र की फूड चेन हिल गई तो दुनिया के करोड़ों लोगों का खाना खतरे में आ जाएगा। एक साइंटिस्ट ने बोला था, समुद्र हमेशा हमें जिंदा रखता था, लेकिन अब गर्म होते ओशंस हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। चैप्टर 8, द स्वेट इकोनॉमी। इंसान की बॉडी एक मशीन है और मशीन गर्म होती है। जब हम काम करते हैं, मसल्स एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी का 80% हीट के रूप में रिलीज होता है। इसलिए पसीना आता है, एक नेचुरल एसी सिस्टम। लेकिन जब आसपास की गर्मी ज्यादा हो जाती है तो यह सिस्टम फेल हो जाता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग स्वेट इकोनॉमी का हिस्सा हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, फार्म लेबरर्स, माइनर्स, उनकी रोजी रोटी उनके शरीर की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब जितना पसीना वो गिराते हैं उतना पैसा घर ले जा पाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट जैसे रीजन्स में दिन के टाइम इतनी गर्मी होती है कि ग्राउंड टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। लेकिन फिर भी मजदूर सड़कों पर काम करते हैं, खेत में फसल उगाते हैं या इमारतें बनाते हैं। यहां एक और इनइक्वालिटी है। जो अमीर है वो एसी के ऑफिस में बैठ के काम करता है, जो गरीब है वो खुली धूप में जलता है। हीट उनके लिए सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, एक लाइफ और डेथ स्ट्रगल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सट्रीम हीट प्रोडक्टिविटी को मार देती है। मजदूर फटीग का शिकार होते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हीट की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाती है, क्योंकि स्वेट इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। और सबसे खौफनाक चीज, मजदूरों की मौत एक साइलेंट ट्रेजेडी होती है। कोई रिकॉर्ड नहीं रखता कि एक दिन में कितने लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर हीट स्ट्रोक से गिरे। कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन नहीं बनती, बस एक और गरीब की जान जाती है। स्वेट हमारी सिविलाइजेशन का इंजन है, लेकिन अब वही स्वेट एक कर्स बन गया है। फ्यूचर में जब प्लैनेट और ज्यादा गर्म होगा तो यह स्वेट इकोनॉमी और फ्रेजाइल हो जाएगी। सोचो, एक दुनिया जहां काम करना खुद मौत का इन्विटेशन बन जाए। यह सिर्फ क्लाइमेट का क्राइसिस नहीं, ये जस्टिस का क्राइसिस है। चैप्टर 10, द मस्कीटो इज माई वेक्टर। हीट के साथ साथ एक और खौफ फैल रहा है, बीमारियों का सफर। और इस सफर का सबसे बड़ा कैरियर है एक छोटा सा जानवर, मच्छर। मच्छर हमेशा से इंसान का एनिमी रहा है, लेकिन पहले वो ट्रॉपिक्स तक सीमित था, अफ्रीका, साउथ एशिया, अमेज़न। अब जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, मच्छर अपनी बॉर्डर्स तोड़ रहा है। वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, हत्ता के माउंटेन्स तक पहुंच रहा है। सोचो, एक छोटा सा इंसेक्ट जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ हफ्तों का है, अब डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया जैसे वायरसेस को दुनिया के नए शहरों तक ले जा रहा है। और हीट उसका वीजा है। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि वार्मर क्लाइमेट में मच्छर ज्यादा फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो जाती है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा। मतलब जहां एक वक्त पर 100 मच्छर होते थे, अब 1000 होते हैं, और हर एक टिकिंग बॉम्ब है। एक और प्रॉब्लम है, हीट वायरसेस को भी बूस्ट करती है। जो पैथोजेंस पहले सर्वाइव नहीं करते थे, अब गर्म टेम्परेचर्स में और डेडली बन जाते हैं। मतलब एक मच्छर अब सिर्फ एक न्यूसेंस नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल मिसाइल है। और सबसे बुरी बात, गरीब लोग जो ऑलरेडी हीट से सफर कर रहे हैं, वही इन डिजीजेस का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। स्लम्स में स्टैंडिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन और नो हेल्थ केयर मच्छरों के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड। एक साइंटिस्ट ने कहा था, क्लाइमेट चेंज का मतलब है तुम्हें अपना एनिमी सिर्फ हीट नहीं, बल्कि वो भी होगा जो हीट के साथ आएगा। मच्छर एक ग्लोबल ट्रैवलर बन गया है और वो हम सबके लिए टिकट ले चुका है। सोचो, एक दुनिया जहां गर्मी तुम्हें थका देगी और एक मच्छर तुम्हें मार देगा। हीट और डिजीज का ये डेडली कॉम्बो फ्यूचर का सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस बनने वाला है। चैप्टर 11, चीप कोल्ड एयर।
ठंडी हवा एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए लग्जरी भी है और सर्वाइवल का टूल भी। जब हीट अनबेरेबल हो जाती है तो एसी एक लाइफ सेवर लगता है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, घर, सब जगह एक बटन दबाकर इंसान अपने आसपास एक आर्टिफिशियल विंटर बना लेता है। लेकिन इस कंफर्ट के पीछे एक डेंजरस पैराडॉक्स छुपा है। एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिसिटी का भूखा है। जितना ज्यादा एसी चलेगा उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, और अगर वो एनर्जी कोल और गैस से आ रही है तो एटमॉस्फेयर में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा। मतलब जितना हम ठंडक के लिए एसी चलाते हैं उतना ही हम प्लेनेट को गर्म करते हैं। आज दुनिया में लगभग 2 बिलियन एसी यूनिट्स चल रहे हैं, और एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 तक ये नंबर 5 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। मतलब एसी डिमांड एक सुनामी की तरह बढ़ने वाली है, खासकर एशिया और अफ्रीका में जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी। पर आयरनी ये है, जो लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं उनके पास एसी अफोर्ड करने का ऑप्शन ही नहीं। स्लम ड्वेलर्स, मजदूर, रूरल फैमिलीज, उनके लिए एसी एक सपना है। उनके घर में सिर्फ एक पुराना फैन होता है या फिर कुछ भी नहीं। यानी जहां ठंडक की जरूरत सबसे ज्यादा है वहां ठंडक सबसे कम अवेलेबल है। और एसी के अंदर एक और प्रॉब्लम है, केमिकल्स। ओल्ड एसी यूनिट सीएफसीज और एचएफसीज जैसे गैसेस छोड़ते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ज्यादा डेंजरस बनाते हैं। मतलब एसी चलाने का मतलब है तुम अपनी जान बचाते हो लेकिन प्लैनेट की जान लेते हो। एक साइंटिस्ट ने कहा था, एयर कंडीशनिंग इज द डेविल्स बार्गेन। तुम अपने घर को कूल रखते हो लेकिन अपने शहर और प्लैनेट को और गर्म बना देते हो। चीप कोल्ड एयर एक इल्यूजन है। आज के टाइम में वो लाइफ सेविंग लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये क्लाइमेट की आग को और तेज कर रहा है। सोचो, एक मशीन जो इंसान को बचा रही है, वही मशीन इंसान के फ्यूचर को खत्म भी कर रही है। चैप्टर 13, व्हाट यू कांट सी वोंट हर्ट यू। हीट का सबसे बड़ा वेपन यह है कि अक्सर वो दिखाई ही नहीं देती। आंधी आए, तूफान आए, फ्लड आए, सब दिखाई देते हैं, लेकिन हीट एक इनविजिबल किलर है। तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है जब तक शरीर अंदर से गिरने ना लगे। गर्मी के साथ एक इनविजिबल प्रॉब्लम होती है, एयर पोल्यूशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके और टॉक्सिक बन जाते हैं। ओजोन लेवल्स ऊपर चढ़ जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम्हें ना कोई रंग दिखेगा, ना कोई धुआं, सिर्फ लंग्स धीरे धीरे डैमेज होते रहेंगे। प्लांट्स भी चुपचाप मर जाते हैं। ज्यादा हीट में फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है, लीव्स जल जाती हैं और फसल एक दिन हेल्दी लगती है, अगले दिन मुरझाकर खत्म हो जाती है। फार्मर को लगता है सब सही है, पर हीट ने अपना काम कर दिया होता है। ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह रिएक्ट करती है। तुम्हें लगता है थोड़ा थकान है, थोड़ा डिजीनेस है, लेकिन अंदर ब्लड थिक हो रहा होता है, हार्ट ओवरलोड पर होता है। कोई सिर्फ एक ग्लास पानी पिएगा और सोचेगा सब ठीक है, पर उसी रात वो हॉस्पिटल में हो सकता है। सबसे खौफनाक चीज यह है कि गवर्नमेंट्स और मीडिया भी इनविजिबल डिजास्टर्स को लाइटली लेते हैं। फ्लड की तस्वीर बन जाती है, साइक्लोन की फुटेज वायरल हो जाती है, पर हीट डेथ्स कभी हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि ना लाश पर कोई निशान होते हैं, ना सिटी के स्काईलाइन पर कोई फ्रैक्चर। इसलिए इस चैप्टर का सबक यह है कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। हीट एक छुपा हुआ असैसिन है जो हमारे आसपास घूम रहा है, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। एक एक्सपर्ट ने कहा था, क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि उसके सबसे डेडली इंपैक्ट्स हमारी नेकेड आई को नजर नहीं आते, और जब तक हम समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। चैप्टर 14, रोस्ट, फ्ली और एक्ट। इंसानियत के पास अब सिर्फ 3 रास्ते बचे हैं। जेफ गुडेल इन्हें 3 सिंपल शब्दों में समझाता है, रोस्ट, फ्ली और एक्ट। रोस्ट, ये मतलब है गर्मी को इग्नोर करो, सोचो सब नॉर्मल है और उस आग में जलते रहो। हर समर रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर, हर साल नई हीट वेव्स और हर हीट वेव में हजारों मौतें। रोस्ट करना मतलब है अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना और कहना ये सब टेम्पररी है, लेकिन असल में ये एक स्लो मोशन सुसाइड है। फ्ली, दूसरा ऑप्शन है भाग जाओ। लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया से ठंडी जगहों की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबको जगह नहीं मिलेगी। बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स, पैसा सब लिमिट करेंगे। सिटीज ओवरक्राउडेड हो जाएंगी और जो गरीब हैं उनके पास भागने का ऑप्शन ही नहीं होगा। फ्ली करना एक सोल्यूशन लगता है, पर असल में ये एक और क्राइसिस क्रिएट करेगा। एक्ट, तीसरा ऑप्शन है लड़ना।
फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ना, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना, शहरों को ग्रीन बनाना और अपनी लाइफ के चॉइसेस बदलना। एक्शन लेना मतलब है गर्मी को एक इनएविटेबल डिजास्टर ना समझना, बल्कि एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व किया जा सकता है। गुडल कहता है कि एक्शन सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर इंसान, हर कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर सकती है, लेकिन स्पीड जरूरी है क्योंकि क्लॉक टिक कर रही है। जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। सोचो, एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं हम। एक तरफ जलने का रास्ता है, दूसरी तरफ भागने का, तीसरी तरफ एक्शन का। पहले दो रास्ते एक डेड एंड हैं, सिर्फ तीसरा रास्ता हमें बचा सकता है। और सवाल यह है, क्या हम रोस्ट करेंगे, फ्ली करेंगे या एक्ट करेंगे? चैप्टर 14 द वाइट बेयर। आर्कटिक की बर्फीली दुनिया का एक राजा था, पोलर बेयर। वाइट फर, शानदार शिकार स्किल्स और एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करने की एबिलिटी। लेकिन आज वही वाइट बेयर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आइस, जहां से पोलर बेयर अपना शिकार करता था, अब टूट रही है, पिघल रही है। हर साल समर पहले से ज्यादा लंबा हो रहा है और सी आइस जल्दी खत्म हो जाती है। मतलब बेयर के पास अपने फेवरेट प्रे सील्स तक पहुंचने का टाइम कम होता जा रहा है। रिजल्ट, बेयर्स भूखे रह जाते हैं, पतले, कमजोर और डेस्परेट। साइंटिस्ट ने देखा है कि पोलर बेयर्स अब विलेजेस में घुस रहे हैं, ह्यूमन गार्बेज खोद रहे हैं क्योंकि ओशन उन्हें फूड नहीं दे रहा। ये एक ट्रैजिक आयरनी है। आर्कटिक का किंग अब इंसान के डस्टबिन में अपनी सर्वाइवल ढूंढ रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है। वाइट बेयर एक सिंबल है। जो प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है वही इंसानियत का भी फ्यूचर है। अगर आर्कटिक की आइस गिर गई तो समंदर की लेवल बढ़ जाएगी, क्लाइमेट सिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे और हम भी अपने घर, अपना फूड, अपनी स्टेबिलिटी खो देंगे। गुडेल लिखता है, पोलर बेयर का स्ट्रगल एक मिरर है। उसके अंदर हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अगर वो नहीं बचा तो हम भी ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे। सोचो, एक ऐसा क्रीचर जो हजारों साल आर्कटिक के एक्सट्रीम कंडीशंस में जीता रहा, अब गर्मी के सामने हार रहा है। अगर वो किंग हार गया तो सोल्जर्स कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे? द वाइट बेयर की कहानी एक वार्निंग है और एक इमोशनल रिमाइंडर भी। हीट सिर्फ नंबर्स, ग्राफ्स या हेडलाइंस नहीं है। ये जिंदगी की कहानी है, चाहे वो इंसान की हो या एक पोलर बेयर की। एपिलॉग, बियॉन्ड गोल्डीलॉक्स। इंसानियत हमेशा एक परफेक्ट जोन में जीती रही है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। साइंटिस्ट इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये वही कंफर्ट रेंज थी जिसमें क्रॉप्स उगती थीं, नदियां बहती थीं और हमारी सभ्यता फली भूली थी। लेकिन अब वो जोन हमसे दूर जा रही है। आने वाले 50 साल में 1 से 3 बिलियन लोग इस जोन के बाहर हो जाएंगे। मतलब ऐसी जगह जहां नॉर्मल इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कुछ लोग माइग्रेट करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी से एडजस्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बस रोस्ट हो जाएंगे। हीट अब सिर्फ वेदर नहीं रही, अब ये डिसाइड करेगी कि शहर कहाँ बसेंगे, फसल कहाँ उगेंगी और कौन जिंदा रहेगा। ये हमारे पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज और रिलेशनशिप्स तक को शेप करेगी। गुडेल कहता है, फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा रहा है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम गोल्डीलॉक जोन को हमेशा के लिए खो देंगे और उसके बाद दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां सर्वाइवल ही लक्ष्य होगा। सोचो, एक प्लैनेट जो कभी बैलेंस में था अब एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। और सवाल वही है, क्या हम गोल्डीलॉक्स के सपने को बचाएंगे या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म होने देंगे? अबाउट द ऑथर, जेफ गुडेल। जेफ गुडेल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और ऑथर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा क्लाइमेट चेंज के सच को दुनिया के सामने रखने में लगाया है। उनका लिखने का स्टाइल सिंपल, ह्यूमन सेंटर्ड और स्टोरी ड्रिवन है। वो ग्राफ्स और डेटा को एक कोल्ड लेक्चर बनाने के बजाय हर फैक्ट को एक कहानी, एक इंसानी एक्सपीरियंस के जरिए समझाते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, रोलिंग स्टोन और कई बड़े पब्लिकेशंस के लिए लिखा है और उनकी पहचान बनी उनकी पाथ ब्रेकिंग किताब द वाटर विल कम 2017 से, जिसमें उन्होंने समंदर के बढ़ते लेवल और कोस्टल सिटीज की फ्यूचर की कहानी बताई थी। गुडेल की खासियत यह है कि वो सिर्फ साइंटिस्ट की तरह फैक्ट्स नहीं देते, बल्कि एक स्टोरी टेलर की तरह ट्रूथ को फील करवाते हैं। हीट वेव्स, ग्लेशियर्स, पोलर बेयर्स और माइग्रेंट्स की कहानी उनकी किताब में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि जिंदा कैरेक्टर्स बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुडेल खुद ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं। वो ग्लेशियर्स पर गए, हीट वेव्स के एपिसेंटर्स में गए और माइग्रेंट्स से मिले। मतलब उनकी राइटिंग सिर्फ डेस्क रिसर्च नहीं बल्कि फर्स्ट हैंड विटनेस की आवाज है। उनके रीडर्स कहते हैं,
जेफ गुडेल हमें सिर्फ क्लाइमेट चेंज समझाते नहीं, बल्कि हमें उसके अंदर जीने का एक्सपीरियंस करवाते हैं।